of our constitution. Let's see next important point about constitution. We have completed this. Yeah, then इसको एक बार अगेन रिपीट कर लेते हैं, दिस स्लाइड, राइट? इस स्लाइड को एक बार हम कर लेते हैं रिपीट. जितना रिवीजन होगा उतना आपको याद होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ना ये एकदम से चेंज. तो इसके लिए एक ही जो कंडीशंस है, रिवाइज अगेन एंड अगेन. और लिखना नहीं है, ज़्यादा लिखने में टाइम नहीं, आप उसको पढ़िए, बस पढ़ोगे और उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको बॉक्स में डाल दो, जैसे मैं ये डालता हूँ, तो अपना वो चीज़ें फिर दिमाग में धीरे धीरे इस मेमोरी में आनी शुरू हो जाएगी. तो कम से कम आप अगर आप बिल्कुल ये सब्जेक्ट से नहीं हो तो 5 to 6 टाइम इसको देखोगे तो अपना आप याद हो जाएगा. और फिर हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वो लिंक अपने आप होता जाएगा. बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं इतना. और आपके तो नंबर ऑफ क्वेश्चन पॉलिटी से बहुत ही कम आते हैं, लेकिन बेसिक वाले आते हैं, पूछे अवश्य जाते हैं, ध्यान रखना है. सेलिएंट फीचर्स में कुछ और. प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज द रियल एग्जीक्यूटिव. बात हमने की थी. प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो पोस्ट है वह किसके साथ मिलकर काम कर सकती है. मैं ऑनलाइन में ऐसे ही कह सकता हूँ क्योंकि लाइव है, इसलिए प्रेसिडेंट की पोस्ट हायर पोस्ट है, इंडिया में नंबर 1 है, सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्सेस का. लेकिन परंतु किंतु मगर वह फंक्शन करेगा तो किसके रिकमेंडेशन पे? पीएम. ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है. सो द पीएम और प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया इज द रियल एग्जीक्यूटिव एंड हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. बॉल पेन किसके हाथ में प्लीज? हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. दैट मीन्स हाउस ऑफ पीपल. अब क्वेश्चन यहां बनता है, हु आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा? ऐप पे जा रहा है भाई. तो responsible to the Lok Sabha, right? Then so this one is important. क्वेश्चन बनेगा, यहाँ फ्रेम होगा, who is collectively responsible to the Lok Sabha? प्राइम मिनिस्टर. इन्हीं लाइन्स से इन बिटवीन क्वेश्चंस जनरेट होते हैं और वो ही पूछे जाते हैं. Then very important feature we have discussed earlier also, single citizenship. In India there is a single citizenship and we have borrowed this features of constitution from Britain. कहाँ से लिया हमने ये? ब्रिटेन. क्योंकि इंग्लैंड वाले यही छोड़ के गए थे तो हमें यही पता है. So Indian constitution has the provision for single citizenship provided by the union. अब यहाँ questions important है. Provided by the union first and recognized by all the states. Recognized by all the states across India. तो यहाँ अगेन 2 बाइफर्केशन आ रहा है, यहाँ ध्यान रखना. अब क्वेश्चन बनेगा, सिंगल सिटीजनशिप तो सबको याद है. अब वो क्वेश्चन क्या फ्रेम करेंगे? सिंगल सिटीजनशिप, इफ यू आर ए रेजिडेंट ऑफ अ स्टेट महाराष्ट्र and your citizenship status was provided by central government, state government, both, none of these. No. None of these. इसका मतलब ध्यान पढ़ाई में है ही नहीं. यूनियन ऑप्शन में था. सेंट्रल फिर क्या होता है? इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान इधर. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन. मैथ्स नहीं है हर जगह, एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा अब आपको. इट्स नॉट मैथमेटिक्स कि यदि आयोटा और ओमेगा और ये हो गया तो यही होगा, वो नहीं होगा. सेंट्रल भी कह सकते हैं, यूनियन भी कहते हैं, एक ही चीज़ है. ठीक है, अब तो याद हो जाएगा. तो क्वेश्चन फ्रेम हुआ, क्वेश्चन फ्रेम अप्लाइड फॉर्म में हुआ. लाइन यही थी, एज इट स्टेटमेंट यही था, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम कैसे किया गया? अप्लाइड करके. उसमें एक कंसिडरेशन, एक इमेजिनेशन डाल दिया. यू आर ए रेजिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड योर सिटीजनशिप वाज अप्रूव्ड बाय
अब वो स्टेट, सेंटर या यूनियन या कुछ और ग्रुप बाय लोकसभा कुछ भी दे देगा, Central. या तो सेंटर या फिर यूनियन। एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल द स्टेट्स। इंडिविजुअल जिस स्टेट से है उस स्टेट को उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। कब? जब यूनियन उसको कह चुकी है कि वह कहाँ का रेजिडेंट है, वह इस कंट्री का रेजिडेंस है। बात समझ में आ गई आपको? स्टेट के पास कोई फिर एक्स्ट्रा पावर नहीं है इसके कंसर्न में। और बात जब हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर फ्रॉम 5 to 11। आर्टिकल नंबर 5 to 11 आर टोटली कंसर्न विथ सिटीजनशिप। सिंगल नहीं, सिटीजनशिप। आर्टिकल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट कौन सा है, आर्टिकल नंबर कौन सा है विच इज रिलेटेड विद द सिटीजनशिप। तो फ्रॉम 5 to 11 फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, या ये कौन सा आर्टिकल में आता है, ये कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में आते हैं। बस ऐसे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं इसमें, और बहुत आसान है, बहुत इजी हो जाएगा याद। रिवीजन करना पड़ेगा आपको, बस जितना रिवीजन करेंगे वो चीज़ें उतनी। और हम यहाँ क्वेश्चन हम करेंगे प्रैक्टिस, तो हमें जैसे ये मैंने क्वेश्चन डाला तो आपको थोड़ा आइडिया हुआ कि इस तरह से फ्रेम होते हैं क्वेश्चन। तो सिटीजनशिप किस आर्टिकल में है? फ्रॉम 5 to 11 नंबर है, सिंपली काउंटिंग है, 1 2 3 देन 4 देन 5 to 11 सिटीजनशिप। राइट, जॉट डाउन कर लीजिए अगर आप लिख रहे हैं तो, या आप फोटो ले सकते हैं, जो भी है, ताकि आपके पास रहे मैटर। क्योंकि वो सब मुझे नहीं पता है कि ऐप में कितने दिन रहता है। इन ऐप है, अगर आपने ऐप परचेज किया है तो उसमें आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप लिख सकते हैं। सर क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता कैसे? क्वेश्चंस आगे करेंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा। जब कंटेंट से पता नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे आंसर दे दोगे? फिर तो वही होगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा और मैं ही आंसर बता रहा हूं खड़ा खड़ा। द राइट मेथड इज व्हाट? फर्स्ट लर्न द कंटेंट एंड देन डू द प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। यही होता है। लेट्स मूव फर्दर and some more features, and very important feature again, say universal adult franchise. What is this? कुछ नहीं है, वोट देने का अधिकार। 18 के बाद 18 ईयर के बाद आपको क्या मिल जाता है? वोट का अधिकार। वोट कास्ट करने का राइट। This is known as universal adult franchise. The Constitution of India establishes political equality. अब यहाँ वर्ड जो आ रहे हैं वो हमें थोड़ा सा देखना होगा। क्या एस्टेब्लिश करता है? पॉलिटिकल इक्वलिटी, राजनीतिक समानता in India through the method of the universal adult franchise, which operates with the principle of one person, one vote. Right? And all Indians who are 18 years of age or above is entitled to vote in the elections, and there is no discrimination. This is important. यहाँ question बनेगा. There is no discrimination in voting rights for the citizens of India based on caste, religion, gender, race or status. कि सोसाइटी में स्टेटस कैसा है उस पे बेस कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, वोट सभी दे सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, कास्टिंग वोट इज ए राइट, इज ए विच टाइप ऑफ राइट? कास्टिंग वोट देना एक कैसा राइट है? इट इज ए फंडामेंटल राइट। क्या ये मौलिक जो फंडामेंटल राइट मैंने आपको पढ़ाया नहीं तो आएगा नहीं अभी आपको। यानी इस क्वेश्चन ये है कि वो किस टाइप का राइट है। ऑप्शन इस तरह से आ सकते हैं उसमें, दिस इज लीगल राइट, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यह एक कानूनी अधिकार है, यह एक संवैधानिक अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यह एक सिविलियन राइट है, और या फिर ऑल ऑफ दीज। कॉन्स्टिट्यूशन और सिविलियन में ऑल ऑफ दिस सिविलियन ऑल ऑफ दीज। कॉन्स्टिट्यूशन
द राइट आंसर इज सिविलियन राइट्स. I was right. सिविलियन राइट नागरिक अधिकार है ना, तो फंडामेंटल राइट्स में आता ही है, लेकिन कंट्री के द्वारा, हेड के द्वारा और टोटल जो इलेक्टोरल इंस्टीट्यूशन है उसने एवरी सिविलियंस को ये राइट दिया है जिसकी एज क्या है, मोर देन 18 और मोर देन 18 ईयर्स, राइट. एंड नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रेस और स्टेटस. सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. अब इस वर्ड से समझ में थोड़ा सा कम आता है, इस वर्ड को जरूर दिमाग में रखना. एडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज का कोई भी मतलब क्या होता है? व्हाट इज फ्रेंचाइज? कहते हैं कि हमने इस कंपनी की फ्रेंचाइज ले ली है, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया ब्रांचेस. दैट मीन्स पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी इंडिविजुअल 18 ईयर्स या अबव एज के हैं उन सबको क्या डिस्ट्रीब्यूट हो गया? वोट का राइट. बस वर्ड को अगर आप दिमाग में रखोगे तो बहुत आसान से क्वेश्चंस बनेंगे इसमें और इजीली क्रॉस कर लोगे उन क्वेश्चंस को. नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. निष्पक्ष, इंडिपेंडेंट, किसी पे डिपेंड नहीं करता है जुडिशियल सिस्टम. क्या हाई कोर्ट का जज है, उसको अपना डिसीजन देने से पहले क्या सीएम से या फिर किसी मिनिस्टर से कंसल्ट करना होता है क्या? नो. दैट मीन्स जुडिशियरी इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम लेजिस्लेचर, राइट. दैट इज सिंपल सा, उसी को एलेबोरेट किया हुआ है. इन इंडिया द जुडिशियल सिस्टम इज एन ऑटोनोमस ऑर्गन. फर्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन, ऑटोनोमस ऑर्गन. kept free from the influence and intervention of the executive and the legislature both. किसी के इफेक्ट में नहीं आती है, ना तो लेजिस्लेचर में आएगा और ना ही एग्जीक्यूटिव का इस पे कोई इम्पैक्ट आएगा. नो इम्पैक्ट. द इंटीग्रेटेड इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज द. अब इंटीग्रेटेड कैसे है? तो बहुत सिंपल सा है. एक एपेक्स पर आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट. कहाँ है ये सुप्रीम कोर्ट? वेयर इज सुप्रीम कोर्ट? न्यू दिल्ली. इन न्यू दिल्ली. एक ही है, वो एपेक्स पे है, टॉप, राइट. अब यहां से इंटीग्रेशन शुरू होता है. उसके बाद क्या होगा? हाई कोर्ट्स इन स्टेट्स. फिर उसके बाद और ब्रांचेज हो जाती है, लेकिन वो सब है तो इंटीग्रेटेड इससे. मुंसिफ कोर्ट, सेशन कोर्ट, इस तरह से लोअर डिविजन्स इनके आ जाते हैं. तो ये पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है. कैसे इंटीग्रेटेड कैसे हुआ? इंटीग्रेटेड का मतलब होता है पूरा एक है. हिंदी में, शुद्ध हिंदी में अगर बात करें तो एकीकृत. कैसे? मान लो कोई डिसीजन तहसील लेवल पर जो सेशन कोर्ट था या मुंसिफ कोर्ट था उसमें आया, और जो डिसीजन लेने वाला वो उससे बिल्कुल हैप्पी नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, अपर लेवल में जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा. हाई कोर्ट से नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट में. दैट मीन्स इंटीग्रेटेड सिस्टम. सिंपल सी बात है, नथिंग एल्स. द इंटीग्रेटेड इंडियन जुडिशियल सिस्टम हैज द सुप्रीम कोर्ट एट द एपेक्स. द हाई कोर्ट्स एंड लोअर कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू इट. दिस इज इंटीग्रेटेड सिस्टम. तो ट्रायंगल बन जाएगा. क्या बनेगा? क्या बन जाएगा? ट्रायंगल. यहां सिंगल है और यहां काफी सारे कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स भी हैं. अब यहां क्वेश्चन बनेंगे, मैं वो उस समय क्वेश्चन फॉर्म में करवाऊंगा. हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? कितने हैं करंट प्रेजेंटली? टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स. जितने स्टेट्स में. नहीं यही तो रॉन्ग करोगे आप. वो नहीं, सब स्टेट में नहीं है. सारे स्टेट्स में है ही नहीं. कुछ के पास कॉमन है. कुछ कॉमन कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट हैं वो कुछ स्टेट्स के कॉमन है. तो 25 ही हैं अभी. कितने हैं? 25. लास्ट जो बना था वो आंध्र प्रदेश का बना था. किसका बना था? आंध्र प्रदेश. हैदराबाद अलग चला गया.
हैदराबाद किसकी कैपिटल है अभी? तेलंगाना की। इसलिए स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तेलंगाना, 2014 में हुआ था, और हैदराबाद चला गया अलग, तो वो कोर्ट चला गया अलग, तो नया बनाना पड़ा किसके लिए? आंध्रा के लिए। तो इस तरह से कई सारे जो हैं वहाँ पर कोर्ट्स नहीं हैं, तो उनको मिलाकर अभी 25 टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। फिर नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट, तो वो भी चेंजेस हुए हैं काफ़ी, तो 34 है, 33 + 1 चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की नहीं बात कर रहा हूँ कि सर 25 बताए थे और जजेस 34, कैसे काम चलेगा? ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे इससे। बेंचेज होती है इनकी क्या बनी हुई होती है? बेंचेज हैं, अलग अलग डिसीजंस देते हैं, पढ़ते हैं इनको, पीठ कहते हैं हिंदी में। फंडामेंटल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। So in basic constitution there are 7 fundamental rights. सर एक हटा देना। क्वेश्चन को तो सुनो पहले, ये भी नहीं सुन रहे, वो भी नहीं सुन रहे। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? हाउ मैनी से शुरू किया था मैंने क्वेश्चन, तो फिर बात वहीं खत्म हो गई, आपका क्वेश्चन आंसर नेगेटिव चला गया। बहुत जल्दबाजी में अभी जैसे जैसे पढ़ोगे फिर पेशेंस आना शुरू होगा आप में। अभी आपको लगता है कि बस हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, नहीं, वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। वो पूछ रहा है बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, आप आंसर दे रहे हो 6, गया नेगेटिव। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, नेगेटिव चला जाएगा। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? 7। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन 7, बट लेटर ऑन एजुकेशन सॉरी सर, कोई एजुकेशन से रिलेशन किसका है ही नहीं कुछ भी। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर यानी रिपील नहीं किया उसे यहाँ से हटाकर और फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर रिमूव करके उसको लीगल राइट बना दिया गया और आर्टिकल नंबर 300A में रखा दिया उसको। तो यहां थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको। जो लीगल राइट है वह होता क्या है, वहां पूछ ले तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड लीगल राइट। क्यों बनाया? राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसको वहां से हटाकर फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर लीगल राइट में क्यों डाला? क्या रीजन हो सकते हैं? फंडामेंटल राइट का मतलब उसके पास हो सकता है, पर फंडामेंटल राइट का मतलब हो सकता नहीं, होगा ही, कुछ भी करो होगा ही। गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं हमको ये। पर लीगल में वो नहीं है सर। लीगल में अगर आपके पास एक भी प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा तो वो इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है सर। तो उससे क्या हुआ? अगर फंडामेंटल में होता तो क्या होता? वो सर बहुत सारी प्रॉपर्टी रख सकते हैं अपन, तो ब्लैक में भी हो सकती है। यस, सिंपल सा आंसर। फंडामेंटल राइट होता तो हर कोई कहता दिस इज माय राइट, हु आर यू? ब्लैक में भी बहुत सारे रखते हैं, दिस इज माय फंडामेंटल राइट। तो अब लीगल करते ही कहते हैं बस आपके दरवाजे यहीं खत्म हो गए, अब हमारा शुरू होता है काम यहाँ से। कोर्ट का ऑर्डर आता या फिर रेड वाले आते सीधे, राइट? सो दिस इज व्हाट हैपेंड विथ legal right? So fundamental rights are significant provisions of the Indian Constitution and are inviolable at normal times. यहाँ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है। एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है, एक वर्ड ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों वर्ड से क्या मीनिंग है? जिसको वायलेट नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। कब? नॉर्मल टाइम, केवल नॉर्मल टाइम्स में। मतलब यही इंपॉर्टेंट था। जो भी नॉर्मल स्टेट, तो फिर एबनॉर्मल स्टेट कौन सी होगी? जब कोई आपत्ति आ जाए, मतलब इमरजेंसी। आपातकालीन। यस, आपातकाल लग जाए, इमरजेंसी यदि हो जाए तो मान लो प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दे। अब प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है तो आर्टिकल नंबर कौन सा होता है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। आर्टिकल नंबर होगा
352। लेकिन ये कौन सी इमरजेंसी होगी? तो ये इमरजेंसी अलग होती है, इसमें या तो इंटरनल एग्रेशन, या फिर आर्म्ड रेबेलियन, या फिर कोई इन्वेडर्स फॉरेन अटैक। इन 3 सिचुएशन में जो आर्टिकल लगता है वो कौन सा लगता है? 352। और इसे डिक्लेयर कौन करता है? नन अनदर प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट बट विद द रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट दैट मीन्स पीएम भी इंक्लूडेड उसमें। ये आर्टिकल जब लगेगा तो वायबल क्या हो जाएंगे? नहीं, ये अगर आर्टिकल लग गया दैट मीन्स यहां सिचुएशन कैसी रही? अब एबनॉर्मल हो गई। एबनॉर्मल हो गई तो ये क्या हो जाएंगे? वायलेबल हो जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? दिस इज द डिफरेंस। नेक्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया कैन बी सस्पेंडेड। यही पॉइंट है, वही इसी को इलेबोरेट किया। ड्यूरिंग इमरजेंसीज एंड कैन बी अमेंडेड बाय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स। कुछ और ऐसे कुछ प्रोविजंस भी किए गए हैं जिससे उनको अमेंड भी किया जा सकता है, और टाइम टाइम पे अमेंड हुए ही हैं। हमने अभी देखा था कि प्रॉपर्टी के राइट को हटाया, एजुकेशन का राइट हमने ऐड किया, तो ये सब किया जा सकता है। द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस लाइन पर। द प्रोविजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ व्हेन इट इज वायलेटेड। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? What is the sense or meaning of this last line? कि सर फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास जो प्रोविजंस है, मतलब उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि ये चीज़ें हमें कंपलसरी है, उसकी जो प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए अगर उसको वॉयलेट किया। मतलब अगर हमसे कोई हमारा फंडामेंटल राइट लेता है तो फिर हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट मीन्स दे आर एनफोर्सिएबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। जो कोई फंडामेंटल राइट्स को छीनना चाहेगा, वायलेट करना चाहेगा, तो हम कहाँ जा सकते हैं उसके लिए? कोर्ट में। कोर्ट में जा तो सकते हो, कोर्ट में जाकर क्या लगा सकते हो? तो हम कहते हैं कि रिट लग गई। क्या लग गई? रिट लगा सकते हैं। अब यहाँ रिट की बेसिस पर 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं। एक नहीं है रिट्स, कितनी है? 5 टाइप्स। अलग अलग नाम है, केवल नाम पूछा जाता है, एनडीए में इतना ज़्यादा और नहीं पूछा जाता। 5 टाइप्स हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरेरी, प्रोहिबिशन एंड क्वो वारंटो। 5 टाइप्स ऑफ। अब इनके अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। हेबियस कॉर्पस आप ध्यान रखना, सिंपल सा है। कोई भी क्राइम करने के बाद पुलिस क्राइम किया है या नहीं है, डाउट है, अभी 100% प्रूव नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, सस्पिशन में है, पुलिस उसको अरेस्ट करके जेल में नहीं रख सकेगी। विदिन 24 आवर उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। दैट इज द फंडामेंटल राइट and that's why there is a writ known as habeas corpus। ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है, दिस इज नॉट इंग्लिश वर्ड। हिंदी में इसको कहा जाता है, हिंदी से याद रख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। अरेस्ट करते हैं उसको बंदी कहते हैं। बंदी का प्रत्यक्षीकरण, हिंदी में इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्टली उसको प्रेजेंट करना। ये हेबियस कॉर्पस आप अभी याद है, मैं 10 दिन बाद पूछूंगा इस वर्ड का मतलब, ये कहाँ सुना था? ये अभी याद है क्योंकि मैंने लिखा है इसलिए। और अगर आप वो याद रखोगे ना जो मैंने हिंदी में बोला है, वो आपको याद रहेगा कि हाँ, बंदी कहते ही दिमाग में आ जाएगा। सर ने अरेस्ट करके उसको कोर्ट में प्रेजेंट करने का कहा था विदिन 24 आवर्स। दोनों याद रख लो जिससे भी लिंक हो जाए आपका। और प्राइम ऑब्जेक्टिव इज दैट वहां पर क्वेश्चन हमारा क्रैक हो जाना चाहिए, जैसे भी याद रखना चाहे। ठीक है,
तो ये बहुत अच्छी जो दी गई है, पुलिस इसका मिसयूज नहीं कर सकती, इसीलिए दी गया। 24 आवर्स आपको कहाँ ले जाना होगा उसको? कोर्ट में। और वहां फिर क्या होगी? बहस, एडवोकेट। पूछताछ कोर्ट में नहीं होगी, पूछताछ तो बाहर होती है। पूछताछ तो पुलिस करेगी भाई, पूछताछ कोर्ट क्यों करेगा? कोर्ट को तो बस देखना है कि क्या चीज हुई है, प्रूव करना है। अब वो अपना एडवोकेट करेगा, जो अरेस्ट हो रहा है वो भी तो अपना एडवोकेट लाएगा। जिसने क्राइम किया। वकीलों का धंधा कैसे चलेगा नहीं तो? क्रिमिनल लॉयर जो LLB नहीं देखी, देख ली सर। बस सेम वही। फिर दो में क्या होगा? दोनों एडवोकेट, एक गवर्नमेंट का एडवोकेट होगा अगर कोई दूसरा एडवोकेट नहीं मिल रहा है तो, और एक उस सस्पेक्ट का एडवोकेट होगा। अब जो प्रूव कर लेगा दोनों का, तो पुलिस उसको अकॉर्डिंग जो ऑर्डर मिलेगा कोर्ट से उसको फॉलो करेगी। सो दिस इज रिट नंबर 1। ऐसी टोटल 5 रिट्स है। कितनी रिट्स हैं? 5। बस आप इतना ध्यान रखना, 5 रिट्स हैं टोटल। और उसका आर्टिकल नंबर कितना होता है? फ्रॉम 32 to 35। और स्पेशली 32 में ही मानी जाती। किस में मानी जाती है? 32 में। ये 5 रिट हैं और इन रिट्स को 32 में ही मानी जाती है। वो आर्टिकल नंबर है 32 to 35, उसमें रिट आती है सारी। इस रिट को बोला जाता है राइट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। क्या बोला जाता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उपचार दिए हुए हैं, थेरेपी है ये। इट्स ए काइंड ऑफ थेरेपी। So this is the provision of fundamental rights. That's why they are, and अब इसको वर्ड को वापस लाइन को पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा। They are enforceable by court of law when it is violated. Yes, sir. Next, important one again, fundamental right. Right to education. The Indian Constitution 86th Amendment, first and foremost important amendment कौन सा था कॉन्स्टिट्यूशन में? 86th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट कब आया ये? 2002, ईयर 2002 में। इंसर्टेड आर्टिकल नंबर कौन सा है? 21A। 21A सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। In the Constitution of India to provide free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14 years. 6 to 14 years as a fundamental right in such a manner as the state may be provide. अलग अलग स्टेट अपने तरीके से उसको प्रोवाइड करवाते हैं। कुछ कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में तो ये सभी आएंगे ही, एज वेल एज कुछ प्राइवेट में रिजर्वेशन है, कुछ सीट्स रिजर्व कर गई। अलग अलग तरीके के, हर एक स्टेट का अपना एक वे है, लेकिन उनको इसको फॉलो करना ही होगा। दैट इज नोन एज राइट टू एजुकेशन। फंडामेंटल राइट्स में भी ऐड किया है इसको, साथ ही साथ इसको DPSP में भी ऐड किया हुआ है, और इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ऐड कर दिया। पोस्ट नहीं है, आर्टिकल की, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं हम, पोस्ट क्यों आ जाएगी? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये है फंडामेंटल ड्यूटीज। थोड़ा सा सिंसियर होके पढ़ें, डोंट कमेंट, क्योंकि लाइव चल रहा है ये, विशेषकर आप दोनों के लिए पीछे। बी सिंसियर एंड फोकस इफ यू वांट टू स्टडी। यस, देखिए द राइट टू एजुकेशन को क्या किया गया? ऐड किया गया। उससे पहले क्या हालत थी? लिटरेसी रेट बहुत कम थी इंडिया की। रीजन ये था
दैट्स वाई दे एड दिस एज ए फंडामेंटल राइट। और जब फंडामेंटल राइट होगा तो उनको पता था कि इसके अगेंस्ट में कोर्ट में जा नहीं सकते, राइट। गवर्नमेंट जब ये एसेंशियल कर देगी तो स्टेट्स को ये भी क्या करना पड़ेगा, एसेंशियल करना होगा, कुछ सीट्स रिजर्व रखनी होगी। तो गवर्नमेंट स्कूल एज वेल एज प्राइवेट स्कूल में ये ऐड कर दिया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लाना होगा, अमेंडमेंट लाना होगा, क्योंकि हम इसको किस में ऐड कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट में। जब हम फंडामेंटल राइट में या कुछ आर्टिकल में कोई चीज ऐड करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे हम चेंज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। अभी इसकी बात मैं आगे करूंगा, जो आर्टिकल नंबर 368 से होता है, प्रोसीजर है पूरा। हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो जिस नंबर पर हुआ वो नंबर कौन सा था, 86। ऐसे याद रखना है। किस ईयर में ये एक्ट बनकर आया, 2002। और इसको किस आर्टिकल में डाला, अब ध्यान दीजिएगा वर्ड पे, 21A, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होते हैं 12 से और एंड हो जाते हैं 35 पे, तो हमें डालना तो इन्हीं के बीच में था कहीं न कहीं। समझ रहे हैं बात? तो एक जो आर्टिकल रिपील किया गया था फंडामेंटल राइट, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, अब उसकी जगह ऐड करके इसको 21A में डाल दिया, तो ये किस में आ गया, फंडामेंटल राइट्स में आ गया। फिर गवर्नमेंट ने देखा कि केवल फंडामेंटल राइट्स में डालेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट तो उसमें कुछ नहीं करेगी, तो उन्होंने डाल दिया सेकंड DPSPs। इसकी बात करूंगा, समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा आपको, अभी नहीं आएगा। DPSPs क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। बट ये स्टेट के वेलफेयर पर है, स्टेट को कोई करने के लिए आप उसको मजबूर नहीं कर सकते, स्टेट अपनी मर्जी से कर देगा वेलफेयर के लिए। हम कहते हैं ना वेलफेयर स्टेट, पीपल के वेलफेयर के लिए वो कर देगा, लेकिन उसको करना है। और तीसरा किस में ऐड कर दिया, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, जो 11 नंबर की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं टोटल, जो लास्ट 11th है वो यही है। इससे क्या हुआ, इससे ये जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का जो गवर्नमेंट का प्लान था, ये और ज्यादा इजीली स्प्रेड हो गया सभी में, सभी बच्चों में, टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years एज ए फंडामेंटल राइट। अगर राइट की बात करेंगे, देन इन DPSP ऑल्सो एंड इन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो। अब जैसा स्टेट जिस मैनर से जो स्टेट्स हैं वो जिस मैनर से इसे अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं, ये एक रिलैक्सेशन दिया गया। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू एजुकेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यही वो बात मैं कर रहा था। नेक्स्ट आ गए आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, DPSPs। अब यहां एक क्वेश्चन सीधा सुन लीजिए, क्या डिफरेंस है फंडामेंटल राइट में और DPSP में, मेन मेजर डिफरेंस क्या है? सर वो कंपल्सरी है, मतलब वो हमें मिले ही है कंपल्शन पे, और ये अगर स्टेट चाहे तो इम्प्लीमेंट कर सकता है, स्टेट के डिसीजन पर है। अगर वो वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है खुद को तो करेगा, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो क्या है? मेजर डिफरेंस ये है, हमने लिखा था कि फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन हो रहा है तो हम कहां जा सकते हैं, कोर्ट में, कोर्ट में जा सकते हैं, कोई भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट एसेंशियल नहीं। लेकिन DPSP के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकते, वो स्टेट की इच्छा पर है, विश पर है। एक वेलफेयर स्टेट अगर बनाना है उसको, तो उसको ये करना चाहिए, उसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसको आप मजबूरन नहीं करवा सकते कोर्ट में जाकर ऑर्डर लाकर। दैट मीन्स fundamental rights are enforceable in court while the DPSPs are not enforceable in court or court of law. This is the major difference.
सो दिस इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब यहाँ पहला ही क्वेश्चन बनेगा किस पार्ट में रखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तो फोर्थ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आ जाएंगे, थर्ड। सिटीजनशिप किस पार्ट में आ जाएगी, सेकंड। एक बार अच्छी तरह से पढ़ लिया ना तो 5 क्वेश्चन ऐसा समझ लीजिएगा आपको बेनिफिट है, प्रॉफिट, कहते हैं ना एक के साथ एक फ्री। तो जितने आप करोगे जीके में ये 5 आपको फ्री में मिलेंगे। एक बार ही समझना इस टॉपिक, इस सब्जेक्ट को, पॉलिटी को, और आपके लेवल बहुत कम आता है इस क्वेश्चंस का। इजीली आप 5 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन सीडीएस में फिर वो लेवल हाई हो जाएगा। उसके लिए फिर इनमें से इनका ही इलेबोरेशन, यानी इन पर कमेंट्री, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मांगता है, वहां कमेंट्री आती। सो फोर्थ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइटल्ड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस टू बी फॉलोड बाय द स्टेट्स रिगार्डिंग गवर्नेंस एंड आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यही मैंने बताया था अभी, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज। ये जो डीपीएसपी कहां से लेकर कहां तक चलते हैं, आर्टिकल नंबर 36 टू 51, 36 टू 51। इसको मैं एक स्लाइड में एक दिन लाऊंगा, पूरा कंक्लूड कर दूंगा कॉन्स्टिट्यूशन, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट है किस पार्ट में है और कितने आर्टिकल से शुरू होकर कहां एंड हो रहा है। तो वो आप उस स्लाइड को देख लेना, वो बस उससे ज़्यादा बार एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा अगर इस स्टाइल में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो। फंडामेंटल ड्यूटीज, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द, अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा, उस दिन मैंने पूछा था, 40 सेकंड में यहाँ एक क्वेश्चन बनेगा, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन, कितना थी? बेसिक है ना, आंसर किसने दिया? 11 और कोई आंसर? तो ये ध्यान रखना, एक क्वेश्चन जानबूझकर पूछा जाता है और ऑप्शन भी वो ऐसे ही देंगे। फर्स्ट ऑप्शन 11, सेकंड ऑप्शन 10, थर्ड ऑप्शन 7 या 6, कुछ भी दे देंगे, और फोर्थ ऑप्शन 0। क्या राइट होगा? 0 या 10। 2 आंसर थोड़ी देने, आप हर बार में 2 आंसर बोल रहे हो। सर 10 मैंने पूछा भी था, राइट आंसर इज 0। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड नहीं की थी। यहाँ लाइन आपके सामने लिखी आ रही है। हाँ, उसके बाद में ऐड हुई थी 42nd अमेंडमेंट में। तो ये हमको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। अगर वर्ड बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो वहां पर नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज 0, और क्वेश्चन आता है प्रेजेंटली, 11 करंटली, तो 11। और 11 भी कैसे बनी? पहले 10 थी, प्लस 1 कौन सा ऐड किया था? अभी मैंने बताया था ना, राइट टू एजुकेशन, बस उसको ऐड किया था। इसलिए 10 + 1 इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दीज फंडामेंटल ड्यूटीज। बट इन द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इज 0। और कौन सी कमिटी बनाई गई थी? सरदार स्वर्ण सिंह कमिटी। उस कमिटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट इन 1976 फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड इन पार्ट 4th A। अगेन क्वेश्चन बनेगा, किस पार्ट में है? कोई नया पार्ट ऐड नहीं किया गया। 4th पार्ट जो था, कौन सा पार्ट? 4th पार्ट में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसी पार्ट में एक सबसेक्शन बना दिया, क्या? और इसमें क्या डाल दी? फंडामेंटल ड्यूटी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ से, तो बहुत इजी है। 2 बार पढ़ लोगे ना, 2 बार 3 बार रिवीजन हो जाएगा ना, फिर मैं आपसे बात करूंगा। 4th A। इसी तरह आर्टिकल नंबर देखिए, अभी मैंने बताया था ये कहाँ एंड हो रहे हैं? 51 पे एंड हो रहे हैं। कोई नया सेक्शन नहीं बनाया गया। 51A, उसमें क्या डाल दी गई? फंडामेंटल ड्यूटीज। क्यों? क्योंकि पहले नहीं थी, इसलिए कोई अलग आर्टिकल बना ही नहीं।
बाद में ऐड की तो कहा कि इसके लिए इतना तो जरूरत है नहीं, नए आर्टिकल नहीं बनाएंगे, बस इसको ए सेक्शन में डाल दो, Part बना। एक नया section- क्योंकि 11 ही तो पॉइंट है खाली। अब यहाँ क्वेश्चन बनेगा, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कंसेप्ट कहाँ से लिया? यू अमेरिका कल ही तो सारे सोर्सेज बताए थे मैंने। यूएस अमेरिका ही है सर। रसिया, रूस से लिया था, सोवियत यूनियन, और इसी तरह इनका सोर्स क्या है? आयरलैंड। और उससे पहले फंडामेंटल राइट आए थे, उनका सोर्स वो तो सर अमेरिका है। वो यूएसए। हाँ सर यूएसए ब्रिटेन यूएसए ही है। यूएसए है, ब्रिटेन नहीं है। फंडामेंटल राइट्स यूएसए अमेरिका। ये मैं 3-4 बार करवा चुका हूँ सोर्सेज। यस सर। आप जब तक लिखेंगे नहीं, आप जब तक कुछ भी नहीं करेंगे, क्लास में केवल बैठे रहेंगे तो पढ़ाई नहीं आ सकती। फोटो दे दीजिए। The ultimate rule is to jot down and focus. Next. टाइम हो गया। So enjoy your weekend and we'll discuss and meet on Monday. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।